यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का नंबर है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है? परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, सरयू पार की यात्रा, पथ के साथी। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा, और सरयू पार की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास का उपन्यास है, ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है, और पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 कक्षा है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय साहित्य संदेश के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, और ये जटमल की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी? जटमल की रचना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ण रत्नाकर है किसकी रचना? ठाकुर की, ठीक है। ज्योतिश्वर ठाकुर की। और अष्टयाम गोकुलनाथ की रचना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और 84 वैष्णवन की वार्ता है, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है, और अष्टयाम है नाभादास की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली आत्मकथा है? अर्धकथा, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, पाणिनि कालीन भारत शोध। तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथा, और ये बनारसी दास जैन की रचना है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ठीक है। दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और पाणिनि कालीन भारत शोध, ये रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है? और अंत में बेचारकी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है, ठीक है। और अंत में हरिशंकर प्रसाई की रचना है, मिशन इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की है, और मंदाकिनी है सूर्यबाला की कहानी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का है, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा है? तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कन्हैयालाल मिश्र की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जैनेन्द्र कुमार की। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? सुखदा, अनामदास का पोथा डॉक्टर हजारी प्रसाद का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। सुखदा जैनेन्द्र कुमार की रचना है, अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे की है, और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है? रस कलश, चांद का मुँह टेढ़ा है, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रादक्षिणा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है रस कलश। यहाँ पर देखिए चांद का मुँह टेढ़ा है, तो ये किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध की। और परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। और प्रादक्षिणा मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो प्रादक्षिणा है मैथिली शरण गुप्त की रचना, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा ये किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है। यहाँ पूछ रहा है नहीं मिला है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? तो यहाँ पर देखिए चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की है, यामा महादेवी वर्मा की है, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे,
ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं और गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक दूसरा चैनल है टारगेट विथ लोकेश, टारगेट विथ लोकेश, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, उस पर भी सारे विषय का मॉडल पेपर फुल तैयारी बोर्ड एग्जाम की आपको कराते हैं, तो आप वहाँ जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, ठीक है, और क्या दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो अभी आपने पढ़ा था राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ठीक है, पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है, सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर किसकी व्याख्या करना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं ही उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म है। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए भाषा शब्द दिया हुआ है, भाषा शब्द दिया हो और भाषा की बात हो तो समझ जाइएगा कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, मेरा फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा दूसरा चैनल है टारगेट विथ लोकेश, उस पर जाइए आप लोग, उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए। ठीक है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है, आपने अभी पढ़ा था। भाषा किसका अभिन्न अंग है, तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब यहाँ पर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। देखिए यहाँ से, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। ठीक है, लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर है। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी कितने अंक का है, 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। सेम 5 प्रश्न रहेंगे पद्यांश के नीचे, आपको पढ़ करके उत्तर देना है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दीर्घ गल में थे धरा को भिगोते। उसके दोनों
आंखों से आंसू आ रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातःकालीन पवन, ठीक है, रोशनदानों से फूलों के सुगंध को लेकर के राधा के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता है, यानी दुख को और अधिक बढ़ता देख के राधा दुखी हो जाती है। धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिकायो, श्रीमती राधिका धीरे स्वर में उससे बोली, प्यारी प्रातः पवन क्यों इतना मुझे सताती है? प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से कुलसित हो गई है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम पवनदूत का और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता ही दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो घर में दुखी होकर एक दिन अकेले राधा बैठी थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में पवन ने प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, राधा ने पवन प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें भी दो पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। आयो हो सिखावन को जोग मथुरा तोपे। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं, तो कृपा करके उद्धव वियोग के वचन बतलाओ ना। हे उद्धव, कृपा करके आप वियोग की बातें मत करें। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं दया कर दर्शन दीनो। हे उद्धव, आपने दया करके दर्शन दिया है, दुख दर्बे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, तो और अत्यधिक दुख को मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हैं। तुम्हारे ऐसा करने से मेरे मन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूक है कठोर बैन पाहुन चलाओ ना, तुम भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारों में, एक श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बस कर मुझे उजाड़ ही दिया। ये मैं अनेक मनमोहन बसाओ ना, अब मेरे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। अगला पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम मेरे प्यारे जो उद्धव प्रसंग और कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बैन पाहन शब्द का अर्थ वचन रूपी पत्थर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, पूरे आपको 5 अंक मिलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। फिर रचनाएं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्न हैं। पहला है निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ पाणिकालीन भारत, संपादन पद्मावत, हर्षचरित। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे खा नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, महादेव वर्मा। तो इसमें से हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पारसी आदि, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनी के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में इसका देहांत
इनका देहांत हो गया। फिर हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनके कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, आदि किला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुकमणी परिणय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी का सारांश 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक। तो यहाँ पर खंडकाव्य अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित है, तो आप लोग उसको तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है खंड खा। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो अथेका शकुनी यानी इसके बाद पक्षियों ने, सर्वेशम माने सभी के, मध्य आशय ग्रहणार्थ माने मध्य आशय जानने के लिए, त्रिकृत्व आश्रयवत 3 बार सुनाया। तथा एकह काका, तब एक कौवा, उत्थाय माने उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, अस एतस्मिन राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय, यो मुख रूपम मुख, इसका मुख इस प्रकार है। तो क्रोधश्चाह कीदृशम भविष्य, तो क्रोध के समय यह कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रोध होकर देखने से हम तप्त कटाह माने गर्म कढ़ाई में, परक्षिप्त तिला माने डाले गए तिल की भांति, यू तत्र तत्रैव घनच्छा में, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदर्शो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ इसको भी देखते हैं। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, इसके गद्य और पद्य में लालित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण में, यादर्शी माने जैसी, सत्य प्रेरणा संत सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम ददात, संस्कृत साहित्य देता है। ना तादर्शीम किंच दंत्यंत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों की, यादर्शी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में है। नायत्र तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 8 का ख नंबर है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का है। तो सौने घनानाम पलवग्गा पूर्वद्धा विहाय निद्रा चिर सन्निरुद्राम, अनेक रूप आकृत वर्ण नादा नवा अम्बुधारा बिहतानंदंती। तो यहाँ पर देखिए अनेक रूप आकृत वर्ण नादा, इसका मतलब होता है अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले। ठीक है। मेघों की गर्जना से, पलवगा माने मेघों की, सोने घनानाम माने नहीं, घनानाम माने मेघों की, सोने माने गर्जना से, अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से। चिर सन्नि रुद्रा माने बहुत समय से रुकी हुई, निद्रा माने नींद को, विहाय माने छोड़ करके, प्रबुद्धा माने जागे हुए, पलौगा माने मेढक, नवा अम्बुधारा भेता माने नई जल की धारा से प्रताड़ित होकर के, नंदंत माने बोल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ से के वर्षा खंड से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ना चोरिहार ना राजहार ना भृतभाज्यम ना चाभार कार्य, व्यय कृत्य वदते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना यह बोझा बनता है। व्यय कृत्य जितना हम खर्च करते हैं उतना यह नित्य बढ़ता रहता है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का है, 2 प्रश्न आपको करना है। मूर्खाणाम कालम कथम गच्छत, तो मूर्खाणाम कालम व्यसनेन निद्रा कलहेन व गच्छत। अगला है दयानंद भगिनी कथम पंचत्वम गता, दयानंद भगिनी विशुच कया पंचत्वम गता। इसके बाद है गा नंबर क्या कह रहा है, चीन भारत मैत्री कदा संभूता, तो चीन भारत मैत्री श्री जवाहरलाल महोदय से प्रधानमंत्री काले संभूता। अगला है संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन के गुणा सज्जायन्ते, तो संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादि गुणा सज्जायन्ते। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का खा और गा है, रस अलंकार छंद से 2-2 अंक के 6 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका वीडियो भी बना के अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप देख लेंगे। फिर है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, दहेज प्रथा का अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि और कारण, मेरे प्रिय पुस्तक, ग्राम विकास में मनरेगा की भूमिका।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 में का पहला है चैनम का संधि विच्छेद, तो चे प्लस अनम होता है, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निश्चला का संधि विच्छेद, तो निश्चला का संधि विच्छेद होता है निस प्लस छला। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद, तो अंतर्राष्ट्रीय का होता है अंतः प्लस राष्ट्रीय, क्या होता है अंतः प्लस राष्ट्रीय। इसके बाद है निर्विघ्नम में समास है, तो इसमें विघ्नम में निर उपसर्ग लगा है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है, ठीक है। इसके बाद है दशानन में समास है, तो इसमें बहुब्री समास है, ठीक है। दशानन में कौन सा समास है, बहुब्री। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र लिखिए अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 14 का नंबर, इसमें देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो गुरुत्वा में गुरु शब्द है और तो प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है मेरे प्यारे बच्चों और अक्त प्रत्यय है। दृष्टव्य में दृश्य धातु है और तब्यत प्रत्यय है, कौन सा तब्यत प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सरवड़िया, इसमें अनियर प्रत्यय लगा है मेरे प्यारे बच्चों, अनियर। बंधुत्व में तब्यत प्रत्यय है और बलवान में मतुप प्रत्यय, कौन सा है मतुप। इसके बाद में खा नंबर है, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ग्राहम प्रति गच्छा, तो जहाँ पर प्रति दिख जाए वहाँ पर कौन सा विभक्ति होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। रामायण साह सीता वनम गच्छा, तो साह शब्द दिख जाए जहाँ पर अविता परता समय निक्षा हा प्रति होगी, तो यहाँ पर साह शब्द दिखा हुआ है, ठीक है। तो साह शब्द दिखेगा तो कौन सी विभक्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तृतीय विभक्ति होगी। अग्ने स्वाहा, स्वाहा दिख जाए, स्वधा दिख जाए, नमा दिख जाए, तो वहाँ पर होगी चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।